चलिए क्लास लास्ट टाइम हमने जो चिली की स्टोरी पढ़ी थी, और अब हम पोलैंड की स्टोरी पढ़ेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर डेमोक्रेसी का क्या हाल था, डेमोक्रेसी का क्या हाल था. Let us turn to another event, this time for Poland in 1980s. At that time, Poland was ruled by the Polish United Workers Party. ये वक्त था 1980 का, जब पोलैंड के अंदर एक पार्टी जिसका नाम था यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, उसका शासन था, वो राज करती थी. दिस वाज वन ऑफ द मैनी कम्युनिस्ट पार्टीज दैट रूल्ड इन सेवरल कंट्री ऑफ ईस्ट यूरोप एट दैट टाइम. और उस वक्त ये वो पार्टी थी जो उस वक्त बहुत सारी कंट्रीज़ पर राज कर रही थी, ईस्ट यूरोप की. इन दीज कंट्रीज नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड टू फंक्शन. और इन कंट्रीज़ में, ईस्ट यूरोप की इन कंट्रीज़ के अंदर, पोलैंड जैसी कंट्रीज़ के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अलाउड नहीं था वो किसी भी तरीके का फंक्शन करेगी, कोई भी कुछ भी काम नहीं कर सकती थी. The people could not freely choose the leaders of the communist party or the government. और people को कोई अधिकार नहीं था वोट देने का, ना ही अपने नेताओं को चुनने का. Those who spoke against the leaders or the party or government was put in the prison. और जो भी सरकार के खिलाफ बोलता था या फिर पार्टी के खिलाफ बोलता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था. द गवर्नमेंट इन द पोलैंड वाज सपोर्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन यूएसएसआर, अ वास्ट एंड पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट. और उस समय बहुत बड़ा राष्ट्र देश, उस समय का बहुत ताकतवर देश यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, जिसे सोवियत संघ बोलते हैं, वो इसको समर्थन दे रहा था पोलैंड को. यहाँ की गवर्नमेंट को पूरा समर्थन था यूएसएसआर की गवर्नमेंट का पोलैंड की गवर्नमेंट को पूरा समर्थन था. On 14 August 1980, the workers of the Lenin shipyard in the city of Dansk went on a strike. डांस क्या है? डांस्क है, इसको डांस्क पढ़ेंगे. डांस्क कैपिटल है पोलैंड की. वहाँ पर जो लेनिन शिपयार्ड शिपयार्ड है एक बंदरगाह, ठीक है. वहाँ पर बहुत सारी शिप खड़ी होती हैं. वहाँ के वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए 14 अगस्त 1980 को. द शिपयार्ड वाज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. और वो शिपयार्ड जो था वो गवर्नमेंट के अधीन था. इनफैक्ट ऑल द फैक्ट्रीज आर बिग प्रॉपर्टी इन पोलैंड वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. द स्ट्राइक बिगेन विद अ डिमांड टू टेक बैक अ क्रेन ऑपरेटर, a woman worker who was unjustified dismissed from their work from service. तो ये बात है 14 अगस्त 1980 की, जब शिपयार्ड जो गवर्नमेंट के द्वारा अधीन था उसके ऊपर स्ट्राइक करी गई. वहाँ पर स्ट्राइक करी गई, स्ट्राइक माने हड़ताल, है ना. हड़ताल करी गई कि गवर्नमेंट क्यों करी गई कि वहाँ पर एक लेडी वर्कर काम करती थी, उनको ज़बरदस्ती काम से निकाल दिया गया, तो उनके समर्थन में हड़ताल करी गई. दिस स्ट्राइक वाज इलीगली बिकॉज ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट ऑफ रूलिंग पार्टी वाज नॉट अलाउड इन पोलैंड. और वहाँ की सरकार ने इसे इलीगल माना, गैर कानूनी माना, क्योंकि ट्रेड यूनियंस वहाँ पर, क्योंकि एक कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी अपने देश के अंदर ट्रेड यूनियंस नहीं बनने देती, यानी कि व्यापारिक संघ नहीं बनने देती, ना ही वो कोई भी हड़तालें करने देती. जैसे हमारा पड़ोसी देश चाइना है ना, वैसे ही यहाँ पर हमारे भारत में तो हड़तालें होती रहती हैं आए दिन. जंतर मंतर पे चले जाओ, वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर चले जाओ, लेकिन वहाँ पर हड़तालें नहीं होती. वहाँ पर हड़तालें नहीं होने देती थी वो पार्टी, क्योंकि उस समय सारा कंट्रोल जो था वो यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के अधीन था, और एक ही पार्टी पूरे देश को चलाती थी. वहाँ कोई चुनाव नहीं होते थे, वहाँ कोई नेता नहीं होता था, वहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन होता था और उसी के हाथ में सारा काम होता था. As the strike continued, a former electrician of a shipyard, Lech Walesa, joined the strikers. He was dismissed from his service in 1976 for demanding higher pay. और स्ट्राइक लगातार चलती रही. और उस समय एक इलेक्ट्रीशियन, जो फॉर्मर इलेक्ट्रीशियन, जो उसी शिपयार्ड पर काम करते थे, लेक वेल्सा, उन्होंने स्ट्राइक को ज्वाइन किया, और जिन्हें निकाल दिया गया था 1976 में. उनके वर्क से उन्हें हटा दिया गया, उनकी जॉब से उन्हें हटा दिया गया था, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे मांग रहे थे अपने काम करने के.
वेल्सा सून इमर्ज एज द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। और वेल्सा धीरे 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 नेता बन गए स्ट्राइकर्स के, हड़तालियों के। द स्ट्राइक बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस द होल सिटी। और धीरे धीरे शिपयार्ड से निकलते हुए, बंदरगाह से निकलते हुए वो जो स्ट्राइक है, हड़ताल है, पूरी शहर में फैल गई। नाउ द वर्कर्स स्टार्टेड रेजिंग लार्जर डिमांड्स। अब धीरे धीरे सभी वर्कर्स जो थे, कामगार जो थे कंट्री के, वो डिमांड करने लगे। दे वांटेड द राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस। अब वो ट्रेड यूनियंस बनाने की मांग करने लगे, वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की मांग करने लगे। और ये कहने लगे, दे आल्सो डिमांडेड द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड एंड टू सेंसरशिप और प्रेस। और वो ये भी कहने लगे कि मीडिया के ऊपर से सारा सेंसरशिप हटा दिया जाए, मीडिया के ऊपर सारी कंट्रोल हटा दिया जाए, मीडिया को स्वतंत्र रहने दिया जाए, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी आज़ाद कर दिया जाए। द मूवमेंट बिकम सो पॉपुलर दैट द गवर्नमेंट हैड टू गिव इन। The workers led by Walser signed a 21-point agreement with the government that ended their strike. 21 पॉइंट एग्रीमेंट, एक 21 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ कि 21, जिसके अंदर 21 पॉइंट थे, वो एग्रीमेंट साइन हुआ वेल्सा और लेकवेल्सा और गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका था मामला। जो स्ट्राइक थी वो पूरे सब में फैल गई थी। द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस एंड देयर राइट टू स्ट्राइक। और गवर्नमेंट ने सबको राइट दे दिया था, एक ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का राइट दिया था, और स्ट्राइक करने का अधिकार भी दे दिया था वर्कर्स को। आफ्टर द डांस एग्रीमेंट वॉज साइन अ न्यू ट्रेड यूनियन कॉल्ड सॉलिडरिटी वॉज फॉर्म्ड। और इस एग्रीमेंट के बाद एक नया यूनियन, एक ट्रेड यूनियन उभर कर सामने आया जिसका नाम था सोलिडेरिटी। ये ट्रेड यूनियन क्या होते हैं? ट्रेड यूनियन एक तरीके से ट्रेड यूनियन आपको मैं बता दूं कि ट्रेड यूनियन का मतलब होता है व्यापारिक संघ। जैसे मान लीजिए आपका आप आप बहुत बड़ी दुकान है, अब दुकान का कोई एक नेता, ठीक है, बहुत बड़ी जो दुकानों की कतार है, अब उनमें से कोई लोग अपना एक नेता चुन लेते हैं। ओके, दैट्स कॉल्ड ट्रेड यूनियन। सीधी सी भाषा में इसको यही बोला जाता है, सीधी सी भाषा में मैंने आपको यही समझाया। बाकी जब स्कूल खुलेंगे मैं आपको फिर इसकी डेफिनेशन दे दूंगा। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन वॉज फॉर्म्ड इन एनी ऑफ द कम्युनिस्ट स्टेट within a year. Solidarity swept across Poland and had about a core members, 1 crore members, sorry, and had about 1 crore members. धीरे धीरे सोलिडरिटी यूनियन पूरे पोलैंड में फैलती चली गई और उसके 1 करोड़ मेंबर्स होते चले गए। Revelations of widespread corruption and mismanagement in the government made matters worse for the rulers. और उसका धीरे धीरे गवर्नमेंट के अंदर जो था वो हस्तक्षेप बढ़ता चला गया, उसने दखल दी गवर्नमेंट के मामलों में, और यही चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाती गई गवर्नमेंट के लिए। द गवर्नमेंट लेड बाय द जनरल जेरोजस्की ग्रू एनेक्शियस एंड इम्पोज मार्शल लॉ इन द दिसंबर 1981। जो गवर्नमेंट जनरल जेरोजस्की गवर्नमेंट जो लेड कर रहे थे, नेता जो थे गवर्नमेंट के, सरकार के जो मुखिया थे, जनरल जेरोजस्की को डर लगा कि पोलैंड अब हाथ से छिनने वाला है, तो उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया 1981 में, दिसंबर 1981 में। थाउजेंड्स ऑफ सोलिडरिटी मेंबर्स आर पुट इन प्रिजन। और हज़ारों सोलिडरिटी मेंबर्स प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर पहुंचा दिए गए। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियन वाज वंस टेक अवे। और एक और बार सबके राइट हनन, सबके राइट वापस ले लिए गए। सभी का कि कोई भी हड़ताल नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा पोलैंड के अंदर। अनदर वेव ऑफ स्ट्राइक्स अगेन ऑर्गेनाइज्ड बाय सोलिडरिटी बिगेन इन 1988। दिस टाइम द पोलिश government was weaker and the support from the unions was uncertain and the economy was in decline. और इस टाइम जो था ये बड़ा ही मुश्किल भरा टाइम था गवर्नमेंट के लिए, कि उस समय गवर्नमेंट भी बहुत वीक हो गई थी, और जो सोवियत यूनियन का सपोर्ट था पोलैंड को वो अनिश्चित हो गया था, यानी कि कोई भरोसा नहीं था उस सरकार का। जो सबसे बड़ा देश था यूएसएसआर का कोई सपोर्ट नहीं था, और इकोनॉमी भी ध्वस्त होती चली जा रही थी। अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशन विद वेल्सा रिजल्टेड इन एन एग्रीमेंट इन अप्रैल 1918 फ्रॉम द फ्री इलेक्शंस।
एक और बार साइन अप हुआ, एक और बार वेल्सा वेल्सा के बीच और गवर्नमेंट के बीच में जो था वो एग्रीमेंट साइन हुआ। इस बार एग्रीमेंट में ये था कि एक फ्री इलेक्शन कराया जाए पूरे देश के अंदर, और फ्री इलेक्शन हुआ भी। सोलिडरिटी कंटेस्टेड ऑल द 100 सीट्स ऑफ द सीनेट एंड वॉन 99 ऑफ दैम। और सोलिडरिटी जो लॉक वेल्सा की पार्टी थी, सोलिडरिटी ने 100 सीट पूरे देश के अंदर 100 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा और 99 सीट जीती। In October 1990, Poland had its first presidential elections in which more than one party could contest। और 1990 में पोलैंड के अंदर पहले राष्ट्रपति चुनाव हुए और उसके अंदर बहुत सारी पार्टियों ने हिस्सा लिया। वेल्सा वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द पोलैंड और वेल्सा को राष्ट्रपति चुना गया। टू फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। लेट अस कंपेयर, वी हैव रीड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज। हमने दो स्टोरीज पढ़ी, चिली की और पोलैंड की। एक के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जो मिलिट्री रूल जो था, वो मिलिट्री रूल जो जनरल पिनोशे का मिलिट्री रूल था, वो उसको हटाकर वापस से डेमोक्रेसी लाई गई। वो पिनोशे ने पहले अलांदे को हटाया, उसके बाद अलांदे को लोगों ने हटा दिया। वहाँ पर लोकतंत्र की वापसी हुई। उसी तरीके से यहाँ पर जो मिलिट्री का शासन चल रहा था उसको हटाकर वापस गवर्नमेंट की स्थापना हुई लेक वेल्सा के द्वारा। तो इस पैराग्राफ में यही था पूरे में। लेट अस कंपेयर एस टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन द, हमने वो कर ही ली है। डेमोक्रेसी के इन दो फीचर निकल के आते हैं इन दोनों स्टोरीज से। द पीपल कुड नॉट चूज और चेंज देयर रूलर्स, देयर वाज नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन ओपिनियंस फ्रॉम पॉलिटिकल एसोसिएशन और इवन प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्शन। तो दो ये नॉन गवर्नमेंट के दो फीचर्स हैं। द पीपल कुड नॉट चूज और चेंज देयर रूलर्स। पीपल नॉन गवर्नमेंट यानी कि जब पिनोशे की और जेरोजलिस्की की सरकार थी तब ना ही पीपल वोट दे सकते थे और ना ही उनको रियल फ्रीडम थी, और कोई भी अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। पॉलिटिकल एसोसिएशंस और कोई भी पॉलिटिकल एक्शंस नहीं कर सकता था। चलिए।